कोई नहीं आया था मेरे भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तकालीफ में आपका साथ दे। फिर यह कैसे हो सकता है कि एहसान का बदला इल्जाम तराशियों से किया जाए? तकलीफ में कांटा निकालने वाले की तकलीफ उस कांटा निकालने वाले को याद रखा जाता है। लेकिन गौर करो कि हम पर यह इल्जाम लगता है और इल्जाम लगाने वाले कोई और नहीं है, हमारी सफ के मीर जाफर और मीर सादिक है। वो नहीं चाहते कि मुसलमानों की कोई क़यादत बने, वो नहीं चाहते कि मुसलमानों के दरमियान में से एक लीडर खड़ा हो, वो नहीं चाहते कि मुसलमानों की दरमियान में से एक आवाज बुलंद हो। अरे क्या हैसियत हो गई है तुम्हारी मुसलमानों, गौर करो। आपकी अपनी हैसियत को याद दिलाने के लिए मैं आया हूं। याद करो तुम्हारी हैसियत क्या थी, याद करो। लेकिन आज तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे भाई सियासत में? आज एक अखबार देखा, उस अखबार में ढूंढने की कोशिश की कि अजीत पवार कल आ रहा है, इश्तिहार के अंदर कई फोटोज नजर आए, लेकिन किसी एक मुसलमान की दाढ़ी चेहरे वाली की फोटो नजर नहीं आई। यह है तुम्हारी सियासत। कौन आ रहा है? वो अजीत पवार, जिसके पार्टी के लोग हमेशा हर बार मुसलमान, इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बारहा गुस्ताखी करते हैं। अरे कौन सा अजीत पवार? वो अजीत पवार जिसने अहमदनगर के एमएलए को समझाने की तक कोशिश नहीं की। कौन सा अजीत पवार? वो अजीत पवार जिसने तुम्हारी औकाफी जायदादों के तहफ्फुज को खत्म करने, हथियाने की कोशिश की, छीनने की कोशिश की, उसकी हिमायत किया। कौन सा अजीत पवार? वो अजीत पवार जो आज भारतीय जनता पार्टी जो नफरत फैला रही है उसका सपोर्ट कर रहा है। कौन सा अजीत पवार? वो अजीत पवार जिसने पिंपरी चिंचोड़ के अंदर एक मुसलमान, दो मुसलमान बच्चियां नमाज के लिए ठहरी थी तो वहां के बजरंग दल के लोगों ने नारेबाजी की, गाली गलौज की, उनको वहां से हटाया और गांव मूत्र का छिड़काव किया। वो अजीत पवार जो तुम्हारी मॉब लिंचिंग होती है तो ना वो बोलता है ना उसके लीडर बोलते हैं। वो अजीत पवार जब तुम्हारे अपनी मसाजिद, अल्लाह के घरों को शहीद किया जाता है, दरगाह को शहीद किया जाता है तो खामोश तमाशाई बनकर ठहरता है। उस अजीत पवार ने एक लफ्ज नहीं बोला कि मुसलमानों के ताल्लुक से वो आज आपके दरमियान में किस हैसियत से अल्लाह वालों के आस्थाने पे आने की कोशिश कर रहा है। मैं जब पहुंचा ना मेरे भाई तो हमने डीएसपी से मुलाकात की, पुलिस से नुमाइंदगी की, तो मुतनियाल के लोगों का फोन आ रहा था और फोन पर कह रहे थे कि डर और खौफ का माहौल है, हम दरवाजे बंद कर कर अंदर बैठे हैं, हमारे घरों की औरतें रो रही हैं, घर में कोई नहीं है, पुलिस की गिरफ्तारी के डर से मुसलमान नौजवान भाग चुका है, घर में सिर्फ खवातीन है। तो जब मैं पुलिस की नुमाइंदगी के बाद में मुतनियाल में गया तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक बूढ़े बुजुर्ग है, एक खातून है अपने गोद का बच्चा लिए हुए रोती हुई और सर पर थोड़ा सा सामान है, कपड़े वगैरह, रोती हुई निकलती है। मैंने कहा कि बहन कहाँ जा रही है? उन बुजुर्ग से पूछा कहाँ जा रहे हो? तो रोते रोते सिसकियां लेते हुए मुतनियाल के उन बुजुर्ग ने कहा कि एक तो हमको मारा गया, पुलिस का जुल्म हम पे हो रहा है, हमारे बच्चों को उठाकर लेके चले गए हैं, अब कोई हमारा सहारा नहीं है, बताओ हम क्या करें? तो मेरे भी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा कि हजरत डरो मत, बहन फिक्र मत करो, सामान को घर में रखो, हम आए हैं, अल्लाह ने हमें भेजा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने आप को खत्म करेगी लेकिन हम तुम पर आंच नहीं आने देंगे, ये हमने पैगाम वहां पर दिया था। इससे पहले भी मैंने उनसे कहा था कि हजरत गौर से मेरी बात को सुनो, ये अशोक चौहान,
ये बीजेपी का आदमी है। तुम जिस जमात में, जिस पार्टी में हो, तुम समझ रहे हो। और 10 साल 2012 से मैं कहता हूं कि अशोक चौहान बीजेपी के एजेंट के तौर पर कांग्रेस में रहकर काम कर रहा है। तो उस वक्त तो मेरी बात को किसी ने नहीं समझा, लेकिन खुदा के लिए घर में मायूस बैठने की जरूरत नहीं है। आज खुले दिल से मैं सैयद मोइन, फिरोज लाला, मोहम्मद जाकिर, अमजद बेग इस खुले मंच से, इस खुले स्टेज से यहां के सियासी कायदीन को हम लोग दावत दे रहे हैं कि आओ यहां पर एक सियासी हलचल को मचाओ, आओ यहां की सियासत को संभालो। कोई आघाड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अपनी जमात है, इस जमात का साथ दो, इस जमात की क़यादत करो। अरे हम तुम्हें अपने कंधों पर बिठा के नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं दें। आप एक मर्तबा खुदा के लिए मौका दो। आपने सबको मौका दिया, आपने कांग्रेस को मौका दिया, आपने एनसीपी को मौका दिया, आपने अन्ना को मौका दिया, सबको मौका दिया, लेकिन हासिल क्या हुआ कि खस्ता हाल है, बदहाल है, तालीम से दूर है। आज ये तमाम चीजों को खत्म करना है तो एक मर्तबा अपनों को मौका दो, मजलिस का साथ दो। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से फिरोज लाला साहब ने आपसे कहा कि हमारे नुमाइंदे चुन के आएंगे तो हम हर महीने 8 दिन में खैर खबर लेंगे, काम नहीं करेंगे तो हाथ पकड़कर काम लेंगे, लेकिन मौका तो देना होगा। आपने सबको आजमाया, जो आए उसको आजमाया। क्या कभी कलमे वाले अपने भाइयों को, क्या कभी आपकी अपनी सियासी जमात को नहीं आजमाओगे? सबको मौका दिया, एक मर्तबा हमको मौका दो। अगर हम अपने काम में नाकाम हो जाएंगे तो खुदा की कसम दूसरी मर्तबा अपना चेहरा लेके आपके सामने नहीं आएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन मराठवाड़ा के सदर अली जनाब फिरोज खान लाला साहब, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ज़िला नांदेड़ के सदर मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, जनाब नवाब साहब, अल्ताफ़ साहब, शेख नज़ीर साहब, शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा जाविद साहब, जनाब शकील मास्टर साहब, सोहेल साहब, शे नशीन पर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के आपके अपने इलाके के जिम्मेदारान जनाब जाकिर साहब, अब्दुल रहीम साहब, ताहिर देसाई साहब, सैयद सलीम साहब, बाबू साहब, जनाब मिर्ज़ा यूसुफ बेग साहब, मिर्ज़ा अकील बेग साहब, बबलू साहब, विकार साहब, और आज के इस जलसे में मौजूद तमाम देगलूर के मेरे गय्यूर मुसलमानों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी पर्दानशीन माँ और बहनों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। हालात हाज़रा के उन्वान पर इस जलसे को मुनक्कद कर कर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आप तमाम के सामने मुल्क के हालात को रखना चाहती है। तो वहीं
जिस रियासत से आपका और हमारा ताल्लुक है, उस रियासत के हालात को बयान करते हुए आपके अपने शहर, आपके अपने इलाके को आपके सामने रखेगी। और याद रखो, जो कौम होने वाले हालात पर सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन की तरह तकतकाई आंखों से देखकर इन हालात से कुछ नहीं सीखती, या फिर इन हालात को बदलने की कोशिश नहीं करती, न सिर्फ वो समाज और कौम मिटती है, बल्कि उनकी तारीखें मिटा दी जाती है। और यही वजह है कि आज मुल्क भर में मुस्लिम दुश्मन ताकतें सबसे पहले वार कर रही है, तो उनका वार आपकी तारीख को मस्क करना है, मिटाना है, तो वहीं वो आपसे अपनी मजहबी शनाख्त को छीनना चाहती है। यही वजह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बारहा आपके सामने, आपके दरमियान में आकर बार बार आपको जगा रही है, होशियार कर रही है, आने वाले वक्त के लिए आपसे कह रही है कि उठो। और इन हालात को देखकर हिम्मत और इरादों को बुलंद करते हुए मुस्तकबिल के लिए लाए अमल तैयार करो। ये मजलिस के पैगाम को जो लोग समझते हैं या समझेंगे, तो वो भी बाकी रहेंगे, उनकी मजहबी शनाख्त भी बाकी और जिंदा रहेगी। वो लोग भी सीना चौड़ा कर कर, आंखों में आग डालकर हुकूमत वक्त से अपने हुकूक को हासिल करेंगे। और जो लोग मजलिस की बातों को हवा में लेंगे और नहीं समझेंगे, तो वक्त और हालात किसी को मौका नहीं देता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यही पैगाम आपके दरमियान में है। याद रखो, पार्लिमानी जमहूरियत में सियासत का एक अहम रोल होता है। पार्लिमानी जमहूरियत में सियासत का एक अहम किरदार होता है। जिंदगी के हर शोबे से होते हुए सियासत गुजरती है। जो समाज, जो कौम इस सियासत को समझती है, वो अपने जिंदगी के हर शोबे में आला मुकाम पाती है। और जो कौम, जो समाज पार्लिमानी जमहूरियत की सियासत को नहीं समझती, वो न सिर्फ दबाई जाती है, अपने हुकूक से पामाल हो जाती है। न सिर्फ अपने हुकूक से पामाल हो जाती है, वो कौम अपने इंसाफ से भी महरूम हो जाती है, अपने हुकूक से महरूम हो जाती है। सियासत का दखल जिंदगी के हर शोबे से होते हुए गुजरता है, चाहे वो इक्तिसादी शोबा हो, चाहे वो तिजारती शोबा हो, चाहे वो तालीमी शोबा हो। बहरहाल आपके अपने इलाकों की तरक्की हो या फिर आपके अपने हुकूक को मनवाना हो, हर जगह सियासत का एक अहम रोल होता है, उसका एक अहम किरदार होता है। और जो समाज उसको समझ गया है, वो समाज आगे बढ़कर अपने हुकूक को न सिर्फ मनवा रहा है, बल्कि हुकूमत वक्त से लड़कर अपने हुकूक को हासिल कर रहा है। और हमारा क्या हाल है मेरे भाई? हमारा तो बस यही रोना है कि कोई हमारा नेता नहीं है, कोई हमारा लीडर नहीं है, कोई हमारा रहनुमा नहीं है। हमारा तो बस यही रोना होता है।
और फिर जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन के मौके पर हमको यही समझाया जाता है कि दादा के जमाने की पार्टी है, बाप ने भी इन्हीं को ओढ़ दिया है, आपको भी इन्हीं का साथ देना है। और फिर वक्त आता है, हालात आते हैं, इनकी तरफ हमारी नजरें होती हैं तो पलटकर कोई देखने को तैयार नहीं होता। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हमारी और आपकी ये हालत हो गई है। बड़ी तल्ख लहजे में इस तल्ख हकीकत को बयान कर रहा हूं, और इस हकीकत को बयान करने का मकसद ये है कि आप तमाम से दिल की गहराइयों से मुझको हमदर्दी है। हमारा ये हाल हो गया है कि एक यतीम की तरह हमारा हाल हो गया है कि जब कभी इलेक्शन आते हैं तो ये लोग यतीमों को गले लगाते हैं, गोद लेते हैं, लेकिन इलेक्शन के जाने के बाद इन यतीमों को लावारिस की तरह यतीम खानों में हमको और आपको छोड़ दिया जाता है। यह हाल आज हमारा है। तो इसी कैफियत को बदलने के लिए हमको उठना होगा। याद रखो, हमारे हालात को बदलने के लिए कोई और नहीं आएंगे, हमको और आपको मिलकर अपने इत्तेहाद के जरिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देकर हमको खुद खड़ा रहना होगा। क्या तुमको आने वाली नस्लों के सवालात या ये नस्ल जो आज आपके दरमियान में छोटे नौनिहाल है, कि तुमसे सवाल नहीं करेगी कि आपको मौका मिला था, आप अपनी जमात बना सकते थे, आप अपनी एक सियासी ताकत बना सकते थे, क्यों तुमने नहीं बनाई? मेरे भाई, जरा चारों तरफ नजारा तो देखो। हर जमात अपने समाज के लिए काम कर रही है, हर सियासी पार्टी का अपना लीडर है। उत्तर प्रदेश पे नजर डालो, यादवों की अपनी जमात है, यादवों का अपना लीडर है। यादव कितने तादाद में हैं, लेकिन 48 सीट मिलते हैं, वहां पर उनका चीफ मिनिस्टर बनता है। यादव समाज की लीडरी करने वाले उनके अपने लोग हैं। वहीं बहुजन समाज का अपना लेता है, बहन मायावती उनकी नुमाइंदगी करती है, तो वो लोग, वो समाज आज उनके पीछे है। उत्तर प्रदेश से हटकर बिहार में देखो, यादव समाज की अपनी पार्टी, वहां पर यादव समाज उनके पीछे, तेजस्वी यादव उनकी नुमाइंदगी कर रहा है। तो वहीं अकाली दल सिखों की जमात है, सिखों की पार्टी है, पंजाब में उनकी एक जमात और उनके एक समाज का अपना लीडर है। तो वही खम्ममों की अपनी जमात है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में रेड्डियों की अपनी पार्टी है, तो उनका अपना लीडर है। तो उसी तरह से आपका और मेरा ताल्लुक जिस रियासत से है, उस रियासत में मराठों का एक अहम किरदार है। तो एनसीपी और कांग्रेस और दीगर पार्टी, उसके अंदर भी मराठे और उनका अपना लीडर है। लेकिन गौर करो कभी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान, जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने में एक अहम किरदार अदा किया है, आज वही मुसलमान बारिश असुद्दीन अवैसी साहब उनके लिए आवाज उठाते हैं सदन में, तो बहुत तालियां बजती है, बहुत सराहा जाता है, नारे लगाए जाते हैं। लेकिन वही असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब आपके दरमियान में इलेक्शन के मौके पर आती है, तो कहा जाता है कि बी टीम है। यह वावड़ा मचाया जाता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये तो बी टीम है, ये तो बीजेपी के लिए काम कर रही है। अरे यहां आपके इस इलाके के अंदर मुझे आज भी वो वाकया, वो दिन याद है कि 2012 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नांदेड़ के मुसलमानों ने अपनी दुआओं, अपने इत्तेहाद के जरिए से 11 सीट पर हमको चुनाया था।
हम जीत गए तो जीत के जश्न को मनाने के लिए अर्धापुर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यूनिट ने इस्तकबाल का गुलपोशी का प्रोग्राम रखा था। मैं और मेरे साथ 11 नगर सेवक अर्धापुर का रुख किए हुए थे, लेकिन पता चला कि आपके अपने इलाके के अंदर इस देगलूर में फसाद बरपा हुआ है, मुसलमानों के गाड़े और दुकानों को जलाया जा रहा है। देगलूर की तरफ से उस वक्त के जिम्मेदारान ने फोन किया, ना सिर्फ उन्होंने फोन किया बल्कि आपके मजहबी रहनुमाओं ने भी फोन किया था। तो हमने वहां के उस प्रोग्राम को मुलतवी किया, कहा कि नहीं कि देगलूर में मुसलमानों की तिजारत को तबाह किया जा रहा है, हम हार पहनने नहीं जाएंगे बल्कि हम देगलूर का दौरा करेंगे। और देगलूर में उस रात की अंधेरी को जब मैं आया था तो इसी पेट्रोल पंप के सामने गाड़ी रोककर यहां के एक मजहबी रहनुमा को मैंने फोन किया। उन मजहबी रहनुमा को फोन करने के बाद मैंने कहा कि हजरत चलिए, और मैं यहां पर आया हूं। तो उन्होंने कहा कि मोइन साहब, हमें निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, हमारे घरों के सामने पुलिस का पहरा है। तो उस वक्त के एसपी विठल यादव, कलेक्टर और तमाम लोगों के दरमियान में पहुंचकर आपकी दाद रसाई, आपकी तकालीफ और आपके ऊपर होने वाले जुल्म को किसी और ने बयान नहीं किया। मैंने खड़े रहकर वहां पर आपके पुलिस स्टेशन तहसील के अंदर वहां पर बयान किया कि मुसलमानों पर बेजा जुल्म करने की कोशिश ना करो। कोई नहीं आया था मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तकालीफ में आपका साथ दे। फिर यह कैसे हो सकता है कि एहसान का बदला इल्जाम तराशियों से किया जाए? तकलीफ में कांटा निकालने वाले की तकलीफ, उस कांटा निकालने वाले को याद रखा जाता है। लेकिन गौर करो कि हम पर यह इल्जाम लगता है और इल्जाम लगाने वाले कोई और नहीं है, हमारी सफ के मीर जाफर और मीर सादिक है। वो नहीं चाहते कि मुसलमानों की कोई क़यादत बने, वो नहीं चाहते कि मुसलमानों के दरमियान में से एक लीडर खड़ा हो, वो नहीं चाहते कि मुसलमानों के दरमियान में से एक आवाज बुलंद हो। लेकिन मेरे भाई, तुम तो गौर करो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी प्यारी माओ, मेरे बहनों, मेरी इस तड़प को समझो, मेरी इस आवाज को समझो कि देगलूर ये कोई पुराना शहर हमारे लिए नहीं है। देगलूर एक तारीखी शहर है, ये शहर तारीख से भरा हुआ है। इस शहर की तारीख है कि यहां पर एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के वली, उनका आस्थाना है हजरत सैयद शाह जियाउद्दीन रफाई रहमतुल्लाह अलैह। एक तारीख है, और आपको तो पता होगा हजरत सैयद शाह जियाउद्दीन रफाई रहमतुल्लाह अलैह की इस दरगाह को हिस्टोरिकल, एक तारीखी दर्जा हासिल है मेरे प्यारे मुसलमानों। तो आज गौर करो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में यहां पर आई है इस तारीखी देगलूर में। तो हमारा मकसद यही है मेरे प्यारे मुसलमानों कि हम और आप मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकतवर बनाएं। बहुत बातें होती है, बहुत बातें होती रहेगी, लेकिन जब देगलूर के मुसलमानों के अपने इलाकों की बात होती है तो कोई या किसी ने आवाज नहीं उठाई। गौर करिए कि आज आपके अपने इलाके में जहां पर आप रहते हैं, बसते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, जिस इलाके में सुबह और शाम का अपना उठना बैठना है, वो इलाका चाहे गुंबद बेज हो, वो इलाका चाहे रफाई कॉलोनी हो, वो इलाका
चाहे नरंगल रोड हो या नयाबादी में हो। यहां पर मैं समझता हूं कि नरंगल रोड के भी लोग होंगे, नयाबादी के भी होंगे, गुम्बद बेस के भी होंगे, रफाई कॉलोनी के भी होंगे, बहुत सारे लोग यहां पर ठहरे हुए होंगे। लेकिन बताओ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये आपके नयाबादी, रफाई कॉलोनी, गुम्बद बेस, ये आबादियां ये कब बसी थी? क्या साल 2 साल में बसी थी? क्या 4 साल 5 साल में बसी थी? अरे 20-20 साल से आबादियां बसी है, लेकिन इन इलाकों के अंदर ना रोड है, ना नाली है, ना सड़कें हैं, ना स्ट्रीट लाइट है। कोई इंतजाम यहां पर इस इलाके के अंदर नहीं है। आबादियां हैं, मुसलमान रहते हैं, बसते हैं, नगर परिषद को, नगर पालिका में टैक्स भरते हैं, कचरे की गाड़ियां आपके अपने इलाके में आती है। उन इलाकों के अंदर जहां पर मुसलमान रहते हैं, ना कचरे की गाड़ियां आती है, ना ही विकास होता है। और वहीं बापू नगर, फुले नगर, नगरेश्वर नगर, ये इलाकों का क्या हाल है? रोड भी चकाचक है, रास्ते अच्छे हैं, स्कूल है, वहां पर स्ट्रीट लाइट है, पीने का साफ पानी भी है, अरे सब कुछ है। यहां पर कुछ नहीं है। और फिर सिरसाट को देखो, और फिर सिरसटवाड़, जिसको यहां पर अन्ना कहते हैं, मालूम हुआ सही है? हाँ, वहां का एक अन्ना था, यहां पर भी एक अन्ना है। सिरसटवाड़ को तो सब जानते हैं ना, जानते हैं ना उसको, अन्ना को। कितने बरस आपके अपने इलाके में मुकामी अवाम के और खास तौर से मुसलमानों के वोटों को हासिल किया, तो क्या तुम सवाल नहीं करते सिरसटवाड़ से? सवाल नहीं करते कि बारिश हुई तो आपके अपने इलाके झील में तब्दील हुए, आधे घंटे की बारिश हुई तो आपके अपने इलाके तालाब में, नालों में तब्दील हो गए? क्या तुम सवाल नहीं करते सिरसटवाड़ से कि तूने वहां जहां पर आबादी या एक इंसान का ठिकाना नहीं है, उन इलाकों में उसके प्लॉटिंग जहां जहां डाला, वहां पर लाइट भी है, रोड भी है, नालियां भी है? क्या मैं गलत कह रहा हूं? किसके बाप के पैसे से बना? अवाम ने ओढ़ दिया, और अवामी नुमाइंदे का काम होता है कि जहां से चुनकर आता है उन वोटों को हक अदा करे। लेकिन बताओ, इस अन्ना ने तुम्हारे इलाकों का विकास नहीं किया, तुमसे वोट लिया, और जो बजट आता है नगर पालिका में, नगर परिषद में, नगर बल्दिया में, तो उस बल्दिये के पैसे का इस्तेमाल खुद की प्लॉटिंग पर उसने किया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? और आज और एक बात, पिछले 8 दिन पहले एक ऐलान हुआ, और ऐलान क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि अब की बार सदर बल्दिया नगर अध्यक्ष का इलेक्शन होगा तो 2.5 साल के लिए मुसलमान, 2.5 साल के लिए कोई गैर मुस्लिम। ये ऐलान हुआ नहीं हुआ? ऐलान करे ना, हमारे प्रेस के भाई भी मौजूद है। अब से पहले इन्हें किसने रोका था? अरे हमारे वोटों का तनासुब आज अल्हम्दुलिल्लाह देगलूर में मुसलमानों के वोटों की तादाद, दलित वोटों की तादाद इतनी है कि हम अपने बलबूते पर हम अपना नुमाइंदा चुनकर सदर बल्दिया के लिए मुंतखब कर सकते हैं। आज हमारी इतनी ताकत देगलूर में है। कभी अपने वोटों को, तनासुब को देखो। एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के गुलाम आपके दरमियान में आएंगे कि हम अकेले कैसा जीत सकते हैं। अरे हम अकेले तन्हा जीत सकते हैं
क्योंकि हमारे वोटों का तनासुब ही इतना है। वो 10 लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे, अल्लाह हमको कामयाब करेगा। लेकिन पहल और जुरात हमको करनी होगी। हम हिम्मत करेंगे, हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे, अवाम को समझाएंगे कि अब की बार कोई और नहीं, अब की बार हमारे दरमियान में से देगलूर का नगर अध्यक्ष एक मुसलमान बनेगा। तो देखो इंशाअल्लाह ताला हालात क्या होते। डर है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां से किसी को टिकट देगी, तो इसके पहले ऐलान कर दिए, और ऐलान करने के बाद दूसरे पार्टी का भी एक लीडर कल आ रहा है। कौन आ रहा है? वो अजीत पवार, जिसके पार्टी के लोग हमेशा हर बार मुसलमान, इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बारहा गुस्ताखी करते हैं। अरे कौन सा अजीत पवार? वो अजीत पवार जिसने अहमदनगर के एमएलए को समझाने की तक कोशिश नहीं की। कौन सा अजीत पवार? वो अजीत पवार जिसने तुम्हारी औकाफी जायदादों के तहफ्फुज को खत्म करने हथियाने की कोशिश की, छीनने की कोशिश की, उसकी हिमायत किया। कौन सा अजीत पवार? वो अजीत पवार जो आज भारतीय जनता पार्टी जो नफरत फैला रही है उसका सपोर्ट कर रहा है। कौन सा अजीत पवार? वो अजीत पवार जिसने पिंपरी चिंचोड़ के अंदर एक मुसलमान, 2 मुसलमान बच्चियां नमाज के लिए ठहरी थी, तो वहां के बजरंग दल के लोगों ने नारेबाजी की, गाली गलौज की, उनको वहां से हटाया और गांव मूत्र का छिड़काव किया। वो अजीत पवार जो तुम्हारी मॉब लिंचिंग होती है तो ना वो बोलता है ना उसके लीडर बोलते हैं। वो अजीत पवार जब तुम्हारे अपनी मसाजिद, अल्लाह के घरों को शहीद किया जाता है, दरगाह को शहीद किया जाता है, तो खामोश तमाशाई बनकर ठहरता है। उस अजीत पवार ने एक लफ्ज नहीं बोला कि मुसलमानों के ताल्लुक से वो आज आपके दरमियान में किस हैसियत से अल्लाह वालों के आस्थाने पे आने की कोशिश कर रहा है। अरे क्या हैसियत हो गई है तुम्हारी मुसलमानों, गौर करो। आपकी अपनी हैसियत को याद दिलाने के लिए मैं आया हूं। याद करो तुम्हारी हैसियत क्या थी, याद करो। लेकिन आज तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे भाई सियासत में? आज एक अखबार देखा, उस अखबार में ढूंढने की कोशिश की कि अजीत पवार कल आ रहा है। इश्तिहार के अंदर कई फोटोज नजर आए, लेकिन किसी एक मुसलमान की दाढ़ी चेहरे वाली की फोटो नजर नहीं आई। यह है तुम्हारी सियासत। कौन हो तुम? तुमने लोहा मनवाया है हिंदुस्तान के अंग्रेजों से। लेकिन यह क्या बात हुई मेरे प्यारे मुसलमानों कि आज सियासत कभी राष्ट्रवादी तो कभी कांग्रेस तो कभी कहीं, तो आज बेहैसियत हो गए हैं कि तुम्हारे अपने किसी लीडर का या मुसलमान का एक फोटो तक इश्तिहार में, ऐड में शामिल नहीं किया गया। गौर करो, आज मुस्लिम इलाके हैं तो उनका यह हाल है, गैर मुस्लिम इलाके हैं तो उनका वो हाल है। अरे जहां मैं ठहरा हूं, कईयों सैकड़ों एकड़ अराजी यहां अल्लाह वाले के आस्थाने की दी हुई अराजी है। आप गौर करो कि आज हजरत सैयद शाह जियाउद्दीन रफाई रहमतुल्लाह अलैह की अराजी और उस मिल्कियत को छीनने का कानून बनता है, तो वहां पर कल दरगाह की जियारत को अजीत पवार आ रहा है। गौर करो, मजलिस नहीं थी, कांग्रेस को आपने वोट दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस को आपने वोट दिया। साला साल से जब आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था तो आपके बड़ों ने इनको वोट डाला। फिर आप बड़े हुए तो आपने भी राष्ट्रवादी और कांग्रेस को वोट डाला। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान में
शायद ही कोई मुसलमान होगा जिसने शिवसेना और बीजेपी को वोट डाला होगा, लेकिन आपके यहां के देगलूर की नगर परिषद हो या काउंसलर के इंतखाबात हो, आपने वोट भर भर कर राष्ट्रवादी, तो कभी राष्ट्रवादी से कांग्रेस से खफा हुए, मायूस हुए, तो आपने कांग्रेस को वोट डाला। नतीजा क्या निकला? आपके इलाके की सूरत हाल देखो, नतीजा क्या निकला? पीने का साफ पानी नहीं है। नतीजा क्या निकला? रास्ते नहीं है, लाइट नहीं है। नतीजा क्या निकला? हर डेवलपमेंट से, हर तरक्कियात से आप लोग महरूम है। अरे वो तो छोड़िए, हर साल हजरत सैयद शाह जियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह रफाई की दरगाह पर हर साल उर्स भरता है, हर साल सन्नल निकलता है, लेकिन क्या तुमने गौर किया? आने वाले ज़ारईन बड़े दूर से सफर कर कर सैकड़ों किलोमीटर दूर की मसाफत तय कर कर आते हैं। उसमें औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, नौजवान और बूढ़े भी होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमान होते हैं, बल्कि मुसलमान के साथ साथ गैर मुस्लिम भी होते हैं। इतना सफर कर कर संदल और उर्स के लिए आते हैं, तो बताओ यहां पर इतनी बड़ी अल्लाह वालों की दरगाह, जो हिस्टोरिकल पैलेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है, आज आसार कदीमा में दर्ज है, लेकिन क्या कोई हुजरा या आने वालों के लिए मेहमान खाना आपके अन्ना ने यहां पर बनाया? क्या उन ज़ारईन को जो जियारत के लिए आते हैं कुछ टॉयलेट का, वजू खानों का इंतजाम किया? उनके ठहरने का इंतजाम किया? नहीं किया। जमीन तो दिन पे दिन कम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले ज़ारईन के बारे में कुछ फिक्र नहीं है। अरे हम होते तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस को कामयाब करो। जिन इलाकों का मैंने नाम लिया है, न सिर्फ मुसलमानों के साथ साथ दलित इलाके जो तरक्याती कामों से महरूम हैं, हमारा नगर बल्दिया का सदर चुन के आएगा, नगर अध्यक्ष चुन के आएगा, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, देगलूर की हालत जो आज आप लोग देख रहे हैं वैसी नहीं होगी कि 65 करोड़ रुपया ड्रेनेज के नाम पर, अंडरग्राउंड के नाम पर आया था। 10 बरस पहले 65 करोड़ रुपया खर्च हो गया। आज बताओ ड्रेनेज की निकासी आपके पास कहां हो रही है? स्ट्रीट लाइट का खंभों का पैसा आया, खंभे तो लगा दिए मेरे भाई, लाइट अभी तक चालू नहीं हुई और बिल उठाकर खा लिए। गलत है, सही है? यही आपको समझना होगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आने की वजह यही है कि आप तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो। याद रखो, अपनों की फिक्र अपनों को होती है, गैरों को नहीं होती। और उसकी फिक्र की मिसाल यह है कि 2021 में मुतनियाल में एक इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के बाद में हालात को खराब किया गया। और हालात को खराब करने के लिए कई दंगाइयों ने मुतनियाल पहुंचकर हमारे घरों पर हमला किया, मस्जिद पर हमला किया, बूढ़ों को मारा, बच्चों को मारा, बेरहमी के साथ पथराव किया। तो उनके दरमियान में कोई और नहीं पहुंचा, उनको दिलासा और हिम्मत देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका ये सिपाही सैयद मोइन पहुंचा। 2021 का वाकया याद है मेरे भाई कि 2021 में आपके खरीब का मुतनियाल जानते हैं ना, यहां से सिर्फ 18 किलोमीटर की मसाफत पर मुतनियाल है। और उस मुतनियाल में 80 लोगों पर एफआईआर हुई थी। कितने लोगों पर हुई थी? 80 लोगों पर। 80 लोगों पर एफआईआर हुई। 22 लोग जेल में थे।
और जब लाकर उनको पुलिस स्टेशन में रखा गया और पुलिस का जुल्म हो रहा था तो जाकिर को फोन आया, तो जाकिर मियां वहां पर पहुंचते हैं तो पुलिस उनको भी अरेस्ट कर लेती है। उन 22 लोगों में जो जेल में थे मुतनियाल के फसाद में, जो बेकसूर थे, जो मजलूमों की मदद के लिए यहां से जाकिर भी गया था, उनमें मोहम्मद जाकिर आपके पार्टी के जिम्मेदार भी जेल में रहे। मैं जब पहुंचा ना मेरे भाई, तो हमने डीएसपी से मुलाकात की, पुलिस से नुमाइंदगी की, तो मुतनियाल के लोगों का फोन आ रहा था और फोन पर कह रहे थे कि डर और खौफ का माहौल है, हम दरवाजे बंद कर कर अंदर बैठे हैं, हमारे घरों की औरतें रो रही हैं, घर में कोई नहीं है, पुलिस की गिरफ्तारी के डर से मुसलमान नौजवान भाग चुका है, घर में सिर्फ खवातीन है। तो जब मैं पुलिस की नुमाइंदगी के बाद में मुतनियाल में गया तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक बूढ़े बुजुर्ग है, एक खातून है अपने गोद का बच्चा लिए हुए रोती हुई, और सर पर थोड़ा सा सामान है, कपड़े वगैरह, रोती हुई निकलती है। मैंने कहा कि बहन कहाँ जा रही है? उन बुजुर्ग से पूछा कहाँ जा रहे हो? तो रोते रोते सिसकियां लेते हुए मुतनियाल के उन बुजुर्ग ने कहा कि एक तो हमको मारा गया, पुलिस का जुल्म हम पे हो रहा है, हमारे बच्चों को उठाकर लेके चले गए हैं, अब कोई हमारा सहारा नहीं है, बताओ हम क्या करें? तो मेरे भी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा कि हजरत डरो मत, बहन फिक्र मत करो, सामान को घर में रखो, हम आए हैं, अल्लाह ने हमें भेजा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने आप को खत्म करेगी, लेकिन हम तुम पर आंच नहीं आने देंगे, ये हमने पैगाम वहां पर दिया था, ये हमने हिम्मत दी थी। अरे सिर्फ मुतनियाल नहीं, देगलूर नहीं, जहां कहीं भी जुल्म होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर पहुंचती है मेरे भाई। तो अपनों का दर्द सिर्फ अपनों को होता है, गैरों को नहीं होता। अगर तुम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहां से जिताओगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम खुद देखोगे कि आपका ये गुंबद बेस हो या जिया कॉलोनी हो या मुस्लिम जितने नए आबादी का इलाका है या वरंगल का इलाका है, ये सब इलाकों के अंदर तरक्याती काम होंगे। लेकिन तब तक आप तमाम का साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को होना है, मजलिस का साथ दो। मजलिस आपकी अपनी जमात है। आप गौर करो मेरे प्यारे भाई कि आज हालात क्या है, और इन हालात को मद्देनजर रखते हुए आने वाले मुस्तकबिल में फैसला लो। बहुत सारे लोग आएंगे आपके दरमियान में और बहुत सारी बातें आपको करेंगे, समझाने आएंगे। उन समझाने वालों से भी मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। इससे पहले भी मैंने उनसे कहा था कि हजरत गौर से मेरी बात को सुनो, ये अशोक चौहान ये बीजेपी का आदमी है, तुम जिस जमात में जिस पार्टी में हो तुम समझ रहे हो। और 10 साल 2012 से मैं कहता हूं कि अशोक चौहान बीजेपी के एजेंट के तौर पर कांग्रेस में रहकर काम कर रहा है। तो उस वक्त तो मेरी बात को किसी ने नहीं समझा, लेकिन खुदा के लिए घर में मायूस बैठने की जरूरत नहीं है। आज खुले दिल से मैं सैयद मोइन, फिरोज लाला, मोहम्मद जाकिर, अमजद बेग इस खुले मंच से, इस खुले स्टेज से यहाँ के सियासी कायदीन को हम लोग दावत दे रहे हैं कि आओ यहां पर एक सियासी हलचल को मचाओ, आओ यहां की सियासत को संभालो। कोई आघाड़ी वाघाड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी अपनी जमात है, इस जमात का साथ दो, इस जमात की क़यादत करो। अरे हम तुम्हें अपने कंधों पर बिठा के नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं देंगे। कोई आघाड़ी आघाड़ी पिगाड़ी तिगाड़ी की जरूरत नहीं है। आपके दरमियान में मजलिस है, मजलिस का साथ दो, मजलिस को संभालो। हम आपसे
खुले मंच पर देगलूर की अवाम के सामने मुखातिब हो रहे हैं कि यहां के तमाम लीडरान, चौहान तो चला गया बीजेपी में, फिर दूसरी तरफ यहां का कांग्रेस का लीडर भी कम्युनल, और फिर तीसरी तरफ एनसीपी पवार की पार्टी भी बीजेपी की बी टीम, बीजेपी का साथ देने वाली। तो तुम मायूस अपने घर में ना बैठो, तुम आओ, आकर यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत करो, मजलिस को संभालो। जाकिर भी, बाबू भी, ताहिर देसाई भी, हाफिज अब्दुल रहीम साहब भी, ये सब आपके पीछे चलेंगे। आप मजलिस का झंडा आगे करो, ये सब आपके पीछे चलेंगे। ये हम पैगाम दे रहे हैं। हालात दिन पे दिन बहुत बदतर हो रहे हैं मेरे भाई, गौर करो। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, ये मेरी या मजलिस की रिपोर्ट नहीं है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र ने रियासत उत्तर प्रदेश के बाद कम्युनल राइट्स के अंदर 800 कम्युनल हादसात और राइट्स रियासत महाराष्ट्र में हुए, जहां पर हम और आप रह रहे हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र दूसरे नंबर का रियासत या सूबा बना हुआ है उत्तर प्रदेश के बाद, जहां पर कम्युनल राइट्स हुए हैं, 800 केसेस हुए हैं। इसलिए आप तमाम से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप तमाम लोग मुत्तहिद हो, मुनज़्ज़म हो। इलेक्शन का दौर है, कई लोग आएंगे, कई तरह की बातें करेंगे, और फिर सामने के दरवाजे से नहीं तो पीछे के दरवाजे से अशोक चौहान एक आघाड़ी को बनाने जा रहा है। क्या तुमको वह आघाड़ी मंजूर है? जोर से बोलो, मंजूर है? हाथ उठा के बोलो। क्या ऐसी आघाड़ी जो बीजेपी की टीम बनकर अशोक चौहान बनाने जा रहा है, तुमको मंजूर है? न कभी मंजूर थी, न मंजूर होगी। अपनी जमात को जिताओ, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, जैसे सही तैसे ये नौजवान काम कर रहे हैं। गुजरात की एक मौत यहां पर वाक़ हो गई, तो यहां से रात भर ठहर कर उस मौत के बाद में उनको पहुंचाने का काम मजलिस ने किया। गुजरात के पहले यहां पर और एक मौत वाक़ हो गई, शायद वेस्ट बंगाल की थी, तो यही जाकिर साहब, ताहिर देसाई, हाफिज रहीम साहब, बबलू मियाँ, बाबू, ये सब ने रात भर ठहर कर उनको उनके मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। यहाँ पर कुछ भी होता है तो मजलिस आवाज़ उठाती है। मुतनियाल में हालात ख़राब हुए तो ये लोग पहुँचे, जेल में जाने की परवाह नहीं की। गाँव कशी के नाम पर बिलौली में मारा गया, वहाँ पहुँचे। यहाँ पर हादसे हुए, वहाँ पहुँचे। अरे जहाँ कहीं कुछ हुआ तो देगलूर के अंदर पहुँचने वाली सबसे पहली टीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की थी। आप एक मर्तबा खुदा के लिए मौका दो। आपने सबको मौका दिया, आपने कांग्रेस को मौका दिया, आपने एनसीपी को मौका दिया, आपने अन्ना को मौका दिया, सबको मौका दिया, लेकिन हासिल क्या हुआ कि खस्ता हाल है, बदहाल है, तालीम से दूर है। आज ये तमाम चीज़ों को ख़त्म करना है तो एक मर्तबा अपनों को मौका दो, मजलिस का साथ दो। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से फिरोज लाला साहब ने आपसे कहा कि हमारे नुमाइंदे चुन के आएंगे तो हम हर महीने 8 दिन में खैर खबर लेंगे, काम नहीं करेंगे तो हाथ पकड़कर काम लेंगे, लेकिन मौका तो देना होगा। आपने सबको आजमाया, जो आए उसको आजमाया। क्या कभी
कलमे वाले अपने भाइयों को, क्या कभी आपकी अपनी सियासी जमात को नहीं आजमाओगे? सबको मौका दिया, एक मर्तबा हमको मौका दो। अगर हम अपने काम में नाकाम हो जाएंगे तो खुदा की कसम दूसरी मर्तबा अपना चेहरा लेके आपके सामने नहीं आएंगे। लेकिन मौका तो दो मेरे भाई, इस गनीमत को, इस मौके को गनीमत समझो। हालात निकल जाएंगे, फिर पछतावे से कोई फायदा नहीं है। मजलिस के डर से 2.5 साल के अध्यक्ष का ऐलान हुआ तो मजलिस के डर से और ऐलानात होंगे, लेकिन उनके ऐलानात पर ना जाओ। उनको बहुत मौका दिया, अब मौका मिलेगा तो मजलिस को मौका मिलेगा। और ना सिर्फ यहाँ पर सैयद मोइन और फिरोज लाला, इंशाअल्लाह ताला वारिस पठान भी आएंगे, यहाँ पर इम्तियाज जलील भी आएंगे, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी भी आएंगे और यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी भी आएंगे। तो क्या आप तमाम लोग मजलिस के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाक़िनुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या आप अपने मुक़द्दस सफ़र हरमैन का ख्वाब देख रहे हैं? हज और उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं? मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स आपकी खिदमत में हाजिर है। बेहतरीन सहूलतों के साथ हमारे साथ आपको मिलेगा हज और उम्रा के खुसूसी पैकेजेस, विजिट वीज़ा सहूलत, एयर टिकटिंग और करेंसी एक्सचेंज, पासपोर्ट और वीज़ा सर्विसेज। मदनी ट्रैवल्स के साथ आपका सफ़र होगा पुरसुकून, आसान और बाइतमाद। बेहतरीन कीमत, बेहतरीन खिदमत इंशाअल्लाह। तो देर किस बात की, अभी राब्ता कीजिए। मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद रोड, देगलू नाका, नांदेड़।